नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी हाल ही में एमपी हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन आई हुई है, जहां पर असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट तीनों के लिए लगभग 1255 पद आए हुए हैं। तो लोगों को फॉर्म भरने से पहले बहुत सारे डाउट हैं और लोग मुझसे लगातार पूछ भी रहे हैं। तो उनके डाउट को कंपाइल मैंने एक वीडियो में किया हुआ है। तो मैंने जितनी भी रिसर्च करी हुई है, जितना मैंने नोटिफिकेशंस और रूल्स को पढ़ा है, तो उसके आधार पर मैंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि इन डाउट्स के क्या सॉल्यूशंस है और डाउट क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पहला डाउट क्या है। तो पहला डाउट है, सर मैंने आईटीआई और बीएससी एक ही ईयर की है और दोनों रेगुलर हैं, तो क्या फॉर्म डाल सकते हैं? तो दोस्तों, एक्चुअली सवाल ये है और ये बहुत सारे लोगों का सवाल है कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और अपनी आईटीआई स्टेनो वाली एक साथ कर रखी है, तो दोनों में भी वो क्या फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल होंगे? तो मैंने यहाँ पर जो रिसर्च करी, जो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, तो वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें मिली है, तो मैं उनको देख लेता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक 2012 में, अगर हम बात करें 2012 में हमारे यूजीसी ने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में ये क्वेश्चन रखा हुआ था। आप देखो, दिसंबर 2012 का लेटर है। क्या है? टू कंसीडर द इश्यू ऑफ परस्यूइंग मोर देन 1 डिग्री साइमल्टेनियसली। मतलब इन्होंने बोला था कि भाई एक साथ 2 डिग्री की जा सकती हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखते हैं कमेटी ने क्या निष्कर्ष निकाला। तो मैं पूरा लेटर नहीं पढ़ रहा हूँ, इस लेटर की लिंक मैं आपको नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके पढ़ लेना। तो मैं सीधे पहुंच जाता हूँ कि भाई मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला। तो हम यहाँ देखेंगे निष्कर्ष। A student enrolled in a degree program under regular mode may be allowed to pursue a maximum of 1 additional degree program simultaneously under open distance mode from the same or a different university। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि एक स्टूडेंट जिसने रेगुलर मोड से कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम कर रहा है, उसे उसके अलावा एक डिग्री और डिप्लोमा ओपन या फिर डिस्टेंस से करने की अनुमति दी जा सकती है। हाउएवर 2 डिग्री प्रोग्राम अंडर रेगुलर मोड में नॉट बी अलाउड। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि आपकी रेगुलर मोड के दोनों ही रेगुलर हैं, तो ये अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, एज इट मे क्रिएट लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी ने ये निष्कर्ष निकाल के दिया था कि भाई एक से एक डिग्री, एक से एक डिप्लोमा आप कर तो सकते हो, लेकिन दोनों ही रेगुलर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही रेगुलर होंगी तो क्या होगा, अटेंडेंस इशू पैदा हो जाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। अब हम आते थे, ये तो बहुत पुरानी बात है। तो हमारी एक न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, जो काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है। तो उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद इस पर एक रिपोर्ट की थी। हम उस रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिकल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कैन नाउ चूज टू साइमल्टेनियसली परस्यू एनी अदर कोर्सेज से इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम इग्नू और अदर इंस्टीट्यूट। मतलब क्या है, in a move to improve their career perspective, the University Grant Commission (UGC) has approved a proposal to allow students to pursue 2 degree program at same time. One of the degree has to be in the regular mode and the other either in open and distance learning or ऑनलाइन। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही चीज़ें साथ में करना पॉसिबल है। तो अगर हम आ जाते हैं दोबारा से अपने डाउट पर, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला? तो इसका ये निष्कर्ष निकल के आता है दोस्तों कि अगर आपने दोनों ही चीज़ें साथ में की हैं, लेकिन उनमें से कोई एक रेगुलर है और एक प्राइवेट, चाहे वो आईटीआई हो और चाहे वो आपकी बीएससी मतलब ग्रेजुएशन डिग्री हो, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। अन्यथा हो सकता है, मे भी संभावना है कि आपको बाहर कर दिया है। लेकिन इसके बाद मैं अपनी सलाह दे दूँ, तो अगर आपने दोनों रेगुलर कर भी रखे हैं, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, एग्ज़ाम क्रॉस करना चाहिए, और उसके बाद जब आप वेरिफिकेशन में पहुँचें, तभी जाकर आपको अपने ऑफिशियल से बात करनी होगी। मेरे हिसाब से फॉर्म भरना सही रहेगा, कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। लेकिन अगर रूल्स के हिसाब से चला जाए तो दोनों रेगुलर करना सही नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड डाउट पर। तो क्या है, एमपी हाई कोर्ट में फॉर्म डालने के लिए क्या सीपीसीटी में हिंदी, अंग्रेजी व कंप्यूटर सभी में पास होना जरूरी है? तो दोस्तों, यह एक डाउट बहुत 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 कॉमन हो गया है लोगों में कि वो क्यों सोच रहे हैं कि भाई स्कोर कार्ड लिखा हुआ है तो तीनों चीज़ें हम मांगी हुई हैं। लेकिन ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही। जब 2018 में ग्रेड 3 की जगह आई हुई थी, तब भी ये इशू उठा था। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए सीपीसीटी के द्वारा चले हैं, तो एक लेटर
दिया गया, जो कि वेबसाइट पर आज भी उपलब्ध है। तो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। कब आया था? 4 जुलाई 2018 को। तो यहाँ पर है क्या, मैं सीधे के आता हूँ पॉइंट नंबर 2 पर पढ़ता हूँ। उक्त निर्देशों से यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि सहायक ग्रेड 3 अथवा समकक्ष पद, मतलब हम अभी सहायक ग्रेड 3 के बारे में बात ही कर रहे हैं, पदों के लिए सीपीसीटी में अंग्रेजी एवं हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाइड होना आवश्यक है। मतलब जो अभी आप लोग सोच रहे हैं, इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा सहायक ग्रेड 3 एवं समकक्ष पदों के लिए हिंदी टाइपिंग अनिवार्य किया गया है, किंतु अंग्रेजी टाइपिंग नहीं। ध्यान दीजिए, हिंदी टाइपिंग अनिवार्य किया है लेकिन अंग्रेजी टाइपिंग नहीं। इसीलिए सहायक ग्रेड 3 एवं समकक्ष पदों के लिए सीपीसीटी परीक्षा में हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण करना होना अनिवार्य है, अंग्रेजी नहीं। अब अगली बार कोई व्यक्ति अगर आपसे कहे कि हिंदी वाले फॉर्म नहीं भर सकते, तो आपने ये लेटर दिखा देना, जो सीपीसीटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप डाउनलोड करें और पूरा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला कि अगर आपके पास कंप्यूटर वाला पोर्शन है और हिंदी टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग नहीं भी है, तब भी आप फॉर्म डाल पाओगे। अंग्रेजी की जगह आई नहीं है तो अंग्रेजी की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये निष्कर्ष है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला डाउट है, यदि ग्रेजुएशन रनिंग हो तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट है और वो सोच रहे हैं कि वो तो फाइनल ईयर में है तो वो तो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी और कुछ एग्जाम में ये चीज़ हो जाती है। लेकिन क्या इस वाले फॉर्म में भी ऐसा ही है? तो ये भी हम देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम बात कर रहे हैं हमारे रिक्रूटमेंट की, मतलब हमारे नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसी नोटिफिकेशन में देखते हैं कहाँ पर, एलिजिबिलिटी में। तो एलिजिबिलिटी तो आप सभी को पता है, मैं सीधे सीधे डायरेक्ट पहुंच जाता हूं। यहां पर नोट पर क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त अनुसार दर्शित अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक पत्र या प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो दोस्तों आपको क्या देख रहे हो कि भाई अंतिम तिथि तक, मतलब लास्ट डेट क्या है, 30 दिसंबर। तो 30 दिसंबर तक आपके पास क्या हो, रिजल्ट आ चुका हो। ध्यान रखिए, 30 दिसंबर तक रिजल्ट आ गया है तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो सीधी सी बात है, 30 दिसंबर तक आपका एग्जाम हो नहीं सकता, रिजल्ट आ नहीं सकता, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, तो ये निकला कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये निकल आता है हमारे डाउट का सॉल्यूशन। तो चलिए अगला डाउट देखते हैं। तो अगला क्या है, मेरे पास अभी सीपीसीटी नहीं है, अगर मैं दिसंबर में सीपीसीटी पास कर लूं तो क्या फॉर्म भर सकता हूं? तो दोस्तों ये चीज टेक्निकली पॉसिबल है। तो मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस है, जो कि लगभग 2016 में असिस्टेंट की 3 जगह की आई थी, तो उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो हुआ ये था कि वहां पर फॉर्म भरने की जो तारीख थी, सीपीसीटी का एग्जाम उससे कुछ दिन पहले ही हुआ था। तो जिन लोगों ने सीपीसीटी का एग्जाम उससे कुछ दिन पहले कर लिया था, मतलब जब नोटिफिकेशन आई तब वो सीपीसीटी पास नहीं थे, जब उन्होंने फॉर्म भरा तब वो सीपीसीटी पास हो गए थे, क्योंकि लास्ट डेट तो थोड़ी सी आगे थी। तो इसी प्रकार यहाँ पर है, तो लास्ट डेट यहाँ पर क्या है, 30 दिसंबर है, और फॉर्म सीपीसीटी होगी 25 और 26 दिसंबर को। अगर आप 25 और 26 दिसंबर को पास हो जाते हो, आपके 38 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर फिल करवाए जाते हैं, स्कोर कार्ड स्कैन नहीं होता। और जब स्कोर कार्ड आ भी जाएगा तो उसमें एग्जाम डेट डली होती है, जिस दिन हमने एग्जाम दिया, ना कि रिजल्ट डेट। तो टेक्निकली देखा जाए तो अगर अभी आपके पास सीपीसीटी नहीं है तो आप दिसंबर के लिए लग जाइए, दिसंबर में आप पास होगे तो आप फॉर्म भर पाओगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो अब हम देखते हैं हमारे अगला डाउट। अगला क्या है, मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है तो क्या मुझे भी डीसीए की आवश्यकता होगी? तो ये भी लोगों को डाउट है। अब इस डाउट का सॉल्यूशन क्या है, तो जरा हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोबारा से नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो नोटिफिकेशन में पेज नंबर, जैसा हम देखें तो यहाँ पर पेज नंबर 4, तो पेज नंबर 4 की शुरुआत में कुछ चीजें दी हुई हैं। तो उन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो भी लेटर हो डेटेड 18/8/2015 के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा समकक्ष निम्न योग्यता लागू होगी। मतलब आपने बीई कर रखी है, बीसीए कर रखी है, एमसीए कर रखी है, बीएससी इससे आईटी और सीएस से कर रखी है, ध्यान रखिए, बीएससी आईटी और सीएस से कर रखी है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बीएससी इन आईटी कर रही हुई है, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यदि आपने बीएससी में केवल या बीकॉम में केवल एक सब्जेक्ट ले लिया था, मतलब आपने मैथ लिया, मैथ के साथ आपने क्या कर लिया, आपने साइंस ले लिया था, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल
नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए बीएससी बीकॉम डिग्रियां जिसमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है, मान्य नहीं। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस तो मान्य है, लेकिन आपने बीएससी में मैथ लिया या कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया और वहां पर एज एडिशनली कंप्यूटर भी पढ़ लिया है तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से करी है तो मान्य होगी। इसके अलावा मैं एक एडिशनल फैक्ट और बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने या जिस भी व्यक्ति ने पॉलिटेक्निक किया हुआ, पॉलिटेक्निक से एमओएम किया हुआ है, तो उन्हें 1 साल के डीसीए डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। एमओएम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, उन्हें अलग से डीसीए करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है एक डाउट और दूर। चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला डाउट क्या है? तो हमारा अगला डाउट है क्या स्टेनो व असिस्टेंट ग्रेड 3 दोनों का फॉर्म एक साथ भर सकते हैं? तो ये चीज़ क्या है, पहली बार ऐड हुई है तो लोग बड़े परेशान हैं कि असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर ये एक साथ भर सकते हैं। पहले ऐसा होता था, अब क्या है? तो अभी के रूल्स क्या हैं इनको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अभी के लिए फिर से हम क्या करते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। तो नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, चलिए हाँ, तो चलिए यहाँ पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है? अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो संज्ञान में आने पर उसकी सभी ग्रुप और पद हेतु अभ्यर्थता निरस्त की जा सकेगी और उसके लिए किसी भी आवेदन और आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिए, आप केवल एक ही ग्रुप में फॉर्म भर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि भाई ग्रुप कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 ग्रुप हैं, ए, बी और सी। ए में मतलब स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ग्रुप सी में तो क्या है, इंग्लिश नोइंग मांगा हुआ है, इंग्लिश स्टेनो मांगा हुआ है, तो वो तो बहुत सारे लोगों पर होगा नहीं। तो हम बात करते हैं कि भाई अगर आपको स्टेनो हिंदी स्टेनो आती है तो आप स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट मतलब स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 दोनों के लिए या फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर तीनों के लिए ये फॉर्म भर पा रहे हैं। केवल असिस्टेंट ग्रेड की 3 का नहीं भर पाएंगे। ध्यान रखिए, स्टेनो से संबंधित सभी पोस्ट मतलब स्टेनो से रिलेटेड तीनों पोस्टों के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपको ये सारे डाउट मुझसे लोगों ने पूछे थे, अगर आपका भी डाउट इसमें से एक है तो मैंने कोशिश करी कि इसका समाधान कर पाऊँ। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।